औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं। आज हमारी सर्वे की नशिस्त का अगला दिन है। गालिबन हम 24 या 25वें लेक्चर में मौजूद हैं। आज हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है। पिछले दिनों जो वीडियो अपलोड की गई थी वो मौसमी एतबार से तबीबों के जहन में ये बात मौजूद होती है कि ठंड में नब्ज़ क्या चलेगी, गर्मी में नब्ज़ क्या चलेगी, या और किसी आबो हवा की वजह से नब्ज़ें जो है वो अपने अंदर क्या क्या मामलात लेकर आएंगी। ये बातें जानना भी ज़रूरी थी, जिसके मुतालिक मैंने बताया कि जहाँ पर मॉडरेट मौसम होता है, आबो हवा मतदिल होती है, वहाँ के लोगों की नब्ज़ें भी मतदिल मिलती हैं। मतदिल नब्ज़ वो कहते हैं जिसमें न गर्मी ज़्यादा है, न सर्दी ज़्यादा है, न खुश्की ज़्यादा है, न तरी ज़्यादा है। इसी तरह माज़रत के साथ वो तमाम लोग जिनकी नब्ज़ हमें गर्म इलाके की वजह से मिलनी चाहिए थी, वहाँ मैंने आपको बताया कि क्या अंदाज नब्ज़ का होगा। जो सर्द इलाके के लोग हैं वहाँ अंदाज क्या होगा, इलाज मुआवजे में किस तरह से रहनुमाई करनी थी। ये बात याद रखिए कि मौसमों के एतबार से नब्ज़ें बदलती हैं। बदलता मौसम, जब एक मौसम जा रहा है दूसरा आ रहा है, इन दोनों के जंक्शन में भी हमने देखा है कि मलेरिया के केस बढ़ जाते हैं, एलर्जी के केसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम सीजनल एलर्जी, सीजनल ब्लूज कहते हैं। ये बीमारियां जब बढ़ती हैं तो जो मौसम जा रहा होता है और जो आ रहा होता है उसकी मिली जुली अलामत इंसान के जिस्म में पाई जाती है। और उसकी मिली जुली अलामत का मतलब फिर यही होता है कि हमें दो मौसमों को जहन में रख करके दो मौसमों की दो तहरीकों के मुताबिक अद्वियात चलानी होती हैं। हमने अपने मतलब को उन लोगों के लिए नहीं रखना कि जिनको कोई ख़ास बीमारी है, शुगर है, फालिज है, लकवा है, कोई बेऔलादी है, या कोई भी XYZ कोई बीमारी है तो वो आपके पास आए, बल्कि हमें हमारे मतलब को इस तरह डिज़ाइन करना है, हमें अपने जहन को, अपनी तालीम को इस तरह पूरा करना है कि मौसमी एतबार से भी जब कोई डेली बेस पर हमारे पास पेशेंट आए तो हमारे पास फर्स्ट एड भी हो। हमारे पास जब मैंने शुरू में मतलब चलाया तो लोगों ने कहा कि आप बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम की दवाई भी देती हैं। मतलब लोगों के जहन में ये बात चलती है कि तबीब के पास तो कोई पेचीदा मर्ज हो जाए तो जाया जाता है, डेली बेस की या कोई मौसमी एतबार से हम दवा नहीं दे सकते। तो मेरे जहन में, मेरे नज़दीक ये बहुत ज़रूरी था कि मौसमी एतबार से आपको ये पता हो कि जब आपका पेशेंट आए और उसमें ये मामलात मौजूद हों तो आप कह सकें कि भाई आपको मौसमी असर है, आपको ठंड लग गई है, आपको गर्मी लग गई है, आपको जो है वो खुश्की के और ये नमी के माहौल की वजह से बीमारी लग गई है। आपकी ये बातें आपकी कदर मंजिलत को बढ़ाएंगी, आपके शिमले को ऊपर करेंगी। ये याद रखिएगा कि ज़रूरी चीज़ें ही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और जब ये ज़रूरी चीज़ें आप याद करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जहन से सारी ही कुंजियाँ दूर हो जाएंगी। मकाम के एतबार से नब्ज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ नब्ज़ का अंदाज़ जो है वो हर मौसम के एतबार से, क्योंकि बैरूनी असर जब अंदरूनी जिस्म को मुतासिर करेगा तो फिर वो उसका असर पड़ता है और आपको अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, आज हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। एक भाई हैं हमारे बहुत प्यारे से, वो बार बार मुसलसल सवाल कर रहे हैं कि आप ही मुझे इसके मुतालिक बता दें। अहम बात है, बतानी ज़रूरी भी है कि आपके पास कुछ पेशेंट आते हैं, आप देखते हैं कि उसकी नब्ज़ हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, नब्ज़ तलाश कर रही हूँ और वो मिल नहीं रही, ऊपर नहीं मिल रही, एंड में नहीं मिल रही, बीच में कहीं नहीं मिल रही। जिस्म इतना मोटा है, मोटापे के बावजूद या तो जिस्म पिलपिला सा होता है, नरम होता है, या मोटापे की वजह से जिस्म ऐसा सख्त पत्थर की तरह सुलभ हो रहा होता है। तो ये बातें जानना ज़रूरी है कि मोटे आदमी की नब्ज़ कैसे चेक करेंगे, पतले आदमी की नब्ज़ का क्या मामला होगा। कुछ लोगों की सलूट ऐसी होती है कि वो जो भी खा लें वो कमज़ोर ही रहते हैं, मोटे नहीं होते हैं। तो इसको कमज़ोरी कहेंगे, लावरी कहेंगे, या फिर उस जिस्म बिल्कुल ठीक है, बस उसकी वो चल रही है। तो बहुत अहम टॉपिक हैं कि जिनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। आप लोगों का कोई सवाल होता है, कोई बात आप लोगों को पूछनी है जो आप लोगों के जहन में नब्ज़ के हवाले से आ रही है, यकीन कीजिए फराग दिली से उस सवाल को उठाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ, मैं अपने मुताले को मज़ीद बढ़ा दूँगी ताकि आप लोगों तक सही बात आसानी के साथ पहुँच जाए। आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उससे पहले कुछ सवालात हैं मेरे पास। ये मोहम्मद साकिब साहब हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में सवाल किया था कि एक मरीज़ है, वो कह रहे हैं कि एक आदमी है, मिसाल दे रहे हैं कि अगर तीसरे मकाम पर उसकी नब्ज़ मिलती है, मकाम तीसरा है, तवालत 3 पोरे है,
तो ये नब्ज़ 4 और 5 के दरमियान होगी या क्या होगी? क्योंकि हमने पढ़ाया था कि पहला मकाम होगा शर्फ में, तो हमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर नब्ज़ मिलेंगे। अगर वो हल्का दबाव देने पर 4 पोरों पर नब्ज़ मिले तो वो 4 नंबर, और 2 पोरों पर नब्ज़ मिले मगर शहादत के 7 वाले पोरे पर ठोकर कभी होना ज़रूरी है, शर्त है, तो ये नब्ज़ आपकी 4 नंबर होगी। लेकिन अगर इस वाले पोरे पर ठोकर कभी देती है तो ये आपकी वो नब्ज़ है जो सफ़र कर रही थी। यहाँ बेशक मकाम दूसरा है मगर शहादत का पोरा भारी है, ये मिलती है नब्ज़ें ये, तो यहाँ पर आप उसको आसाबी उजलाती समझ करके 4 की मेडिसिन दे देंगे। अब ये 2 मकामात तो कवर हो गए। अब हम तीसरे मकाम पर पहुँचे। हमने देखा कि 2 पोरे पर या ढाई पोरे पर ये नब्ज़ आपको मिल रही है मगर मोटी है, सुस्त भी है, मोतदिल नहीं है। 5 नंबर मोतदिल नहीं है। साथ साथ आपको शराइत बताई थी, मकाम तीसरा होगा, तवालत 2 या ढाई पोरे होगी, और साथ साथ में ये थोड़ी मोटी होगी, सुस्त हो जाएगी, जिसम ऐसे पुलपुला सा होगा। तो ये जो नब्ज़ है ये आपकी 5 नंबर नब्ज़ कंसिडर होती है। अब आपका एक छोटा सा सवाल था कि 2 पोरों पर मिले तो 5 नंबर है, अगर ये 3 पे मिले तो ये 4 की सफ़र कर रही है। ऐसा नहीं है भाई, जब नब्ज़ सफ़र करके 4 से 5 की तरफ जाती है, तवालत 3 पोरों पर मिल सकती है आपको तीसरे मकाम पर भी, लेकिन उसमें मोटाई आ जाएगी। मोटी होनी उसकी शर्त है, वो हल्की सी सुस्त भी हो जाएगी और अपने अंदर जो लुम्स है, जिल्द का लुम्स जो है ये बदल जाएगा, ये पुलपुला हो जाएगा, मोतदिल लुम्स नहीं रहेगा, हार्म लुम्स नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर के मसले लोगों को आ जाते हैं इस तहरीक में, जिस्म ठंडा भी होने लगता है और हाथ पांव गर्म जलने भी लगते हैं, कमज़ोरी आ जाती है। दिल, क्योंकि हम समझते हैं, हम आपको बताएंगे कि 5 नंबर की तहरीक में उजलाती आसाबी या फिर आपके इरादी उजलात तहलील हो रहे होते हैं। दिल का एक फंक्शन है जो कि बातिल होना शुरू हो जाता है। इंतहाई कमज़ोरी की, इंतहाई ज़ौफ़ की, इंतहाई परेशानी की हालत होती है ये, तो इसकी नब्ज़ में सुस्त रफ्तार जो है वो यकीनी होती है। तो 4 नंबर जब सफ़र करके 5 में जाएगी, तवालत उसकी 2 ढाई पोरे ही रहेगी, 3 भी समझने चले आप। और एक बात और, बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे कि हमसे सवाल किया जाता है कि एक आदमी ने नब्ज़ देखी, वो 1 पोरे पर थी, दूसरे ने देखी वो 1.5 पोरे पर थी, दूसरे तबीब ने, किसी और तबीब ने उसी शख्स की देखी तो उसने कहा नहीं, नब्ज़ पूरी 2-2.5 पोरों पर मिल रही है। एक आदमी ने ये सवाल किया कि जब एक तबीब की उंगली मोटी, चौड़ी, पतली है, दूसरे की और अलग है, तीसरे की और अलग है, आने वाले मरीज़ की नब्ज़ हमने पोरों की तवालत से देखनी है, तो अब जिस तबीब की मोटी उंगली थी उसने तो कहा भाई 1 पूरे पोरे पर मिल रही है, 2 पूरे पोरों पर मिल रही है या 1.5 पर मिल रही है। जो आदमी पोरे उसके मोटे नहीं थे उसने कहा ये तो 3 पे मिल रही है। तो ये नब्ज़ देखना कैसा रहा, ये तो गलत हो गया, थ्योरी ही गलत हो गई। तो आप लोगों के जहन में भी, मुझे किसी ने भेजी थी ये वीडियो कि मैम इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको यहाँ कन्फ्यूजन होना शुरू हो गई है कि हमें मरीज़ की तवालत तबीब होने की हैसियत से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि किसी की उंगली चौड़ी है, किसी की पतली है, किसी का ये जो है वो अर्ज बड़ा होता है। तबीब का मिजाज एक तो मोतदिल होना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा है नहीं, हम तबीब भी बीमार होते हैं, हम भी अपनी सही तरीक़ों में बाज़ुकत नहीं होते, क्योंकि फितरत ला तब्दीला है। अगर तबीब है, इल्म वाला आदमी है, मगर वो फिर भी बदपरहेज़ी करेगा तो बीमार तो उसने भी होना है। एक तो कोशिश करें कि अपने आप को सेहत की नब्ज़ में रखने की, तबीब होने की ऐसे से सेहतमंद होंगे, खुद से ठीक होंगे तो नब्ज़ सही से देखेंगे। दूसरी बड़ी अहम बात, ये आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, मरीज़ की कलाई पर तवालत तबीब के पोरों पर नहीं बल्कि मरीज़ के अपने पोरों पर होती है। एक छोटा बच्चा मेरे पास आया है, उसकी 4 उंगलियां इकट्ठी करती हूँ, उसकी 4 उंगलियां हैं और मेरी ये 3 ही उसके बराबर है, तो मैंने उस मरीज़ की तवालत इन 3 पोरों के मुताबिक देखनी है। मेरे पास एक मरीज़ आता है, मेरी 4 उंगलियां हैं और उसकी ये 4 इकट्ठी हो जाएं तो इसकी ये तवालत मेरी उंगलियों से ज़्यादा जा रही है, मोटा आदमी है।
तो मेरे इस मरीज़ की तवालत के लिए मैं उंगलियों को करीब करीब करने के बजाय हल्का हल्का खोल देती हूँ। अब इस मरीज़ की तवालत महसूस होगी। मरीज़ की उंगलियाँ इतनी हैं, तबीब की उंगलियाँ उससे चौड़ी हो रही हैं। आप अपनी एक उंगली घटा दें, मरीज़ की अपने पोरों के मुताबिक तबीब के पोरे जुड़ जाएंगे, तो जो तवालत होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। शायद आपको ये बात समझ आ गई हो, ना आई हो तो मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दोहरा रही हूँ। ये याद रखिएगा कि तबीब के पोरों की नहीं बल्कि मरीज़ के पोरों की तवालत ही उसकी नब्ज़ की असल लेंथ होती है। तो जब आपके पास छोटा बच्चा है, सूखा सा है, कमज़ोर सा है, आप समझ गए कि मेरी 2 उंगलियां 3 उंगलियां मिलेंगी तो इसकी चारों मिल जाएंगी, आप ऐसे करके नब्ज़ महसूस करेंगे। इसी के अंदर 1 पोरा, आधा पोरा, 2 पोरे के मुताबिक इसको देखने की कोशिश करेंगे। यही मरीज़ की टोटल तवालत है। एक मरीज़ आता है, उसकी 4 उंगलियां आपकी 4 उंगलियों से बड़ी हुई है, मोटा हाथ है, तो आपने अपनी उंगलियों को इस तरह महसूस करना है कि गोया अब ये मरीज़ की तवालत पूरी हो गई। तो ये जो लोग अब कहते हैं कि तबीब की उंगली तो मोटी थी, किसी की पतली थी, किसी ने 1 पोरा और किसी ने अपनी उंगलियों के मुताबिक 2 पोरे महसूस किया, तो गोया तशख़ीस तो ख़राब हो गई। आज हमने उस बात का इजाला कर दिया कि नब्ज़ देखने के लिए तबीब के पोरे नहीं बल्कि मरीज़ के पोरों की तवालत देखते हैं, ताकि मरीज़ का इलाज उसकी अपनी, देखिए हम कहते हैं ना, उसके हाथ के मुताबिक उसकी दिल की हुजूम है, दिल का साइज़ है, उसी के तवालत, उसी के पोरों की तवालत के मुताबिक उसकी नब्ज़ की कलाई देखना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह फिर ये 1 पोरा और मोटा पोरा और पतला पोरा तबीब का ये कॉन्सेप्ट आपके दूर हो जाएंगे। जो मैं बता रही थी वो 5 का मकाम था। 4 जब सफ़र करके 5 में जाएगी, 2.5 पोरे ही रहेगी, मगर थोड़ी मोटी होनी शर्त होगी, और बड़ी आसानी से आप इसको फ़र्क को महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप सवाल कर रहे हैं कि 3 पोरे तक अगर ये नब्ज़ मिले तो ये सफ़र कर रही है, आप बेशक इसको समझें कि ये सफ़र कर रही है, मगर उसमें मोटा होना ज़रूरी है। अगर वो मोटी हो चुकी है तो वो 5 ही है, अगर वो मोटी अभी नहीं, मोतदिल महसूस हो रही है, फिर वो 4 है। ठीक है। दूसरा एक सवाल है मेरे भाई का, वो फरमा रहे थे, कल मैंने लेक्चर में बताया कि मौसम ख़ज़ा में या मौसम बरसात में हमारे पास UTI, जिसे शर्मगाह की खारिश कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मर्दों में भी औरतों में भी, ये क्यों हो रहा है? क्या ये गुद्दी तहरीक है, ये उज़लाती तहरीक है, ये किसी भी तहरीक में मुमकिन है? तो बात ऐसे है कि ये जो खारिश होती है ख़वातीन में, बाज़ जब ये खारिश आ रही होती है, इन्फेक्शन आता है, तो ये हमेशा उज़लाती तहरीक होती है। गुद्दी तहरीक अगर होती तो जलन होती, मगर यहाँ मैं खारिश की बात कर रही हूँ। मर्दों में ये सजाक की वजह से भी हो सकता है और उसमें भी जलन होना ज़रूरी है। ज़्यादातर ये UTI इन्फेक्शन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, और ये खुश्की, कार्बोहाइड्रेटेड ग़िज़ाएँ, बादी ग़िज़ाएँ, फास्ट फूड के इस्तेमाल, बोतलों के इस्तेमाल, यानी खुश्की भी है और वो जमी हुई है, ठंड भी है तो वो जमी हुई है। इस हालत की वजह से हरारत गरीज़ी कम हो जाती है ख़वातीन में। उस हरारत की कमी की वजह से, क्योंकि ज़िंदगी का दारोमदार हरारतें और रतूबतें इन्हीं पर होता है, ये बूसत, ये याबिस, या हमें बादी वाया की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितना कि हम उसको इंटेक कर लेते हैं, तो उज़लाती तहरीक की वजह से UTI का प्रॉब्लम होता है। एक आखिरी सवाल है भाई का, वो कह रहे हैं कि एक खातून है या एक मरीज़ हमारे पास आता है, उसकी कलाई मोटी है, अब हम नब्ज़ महसूस करने की कोशिश करते हैं, नब्ज़ नहीं मिल रही, दबाते हैं, नब्ज़ नहीं मिल रही, ऊपर भी नहीं, बीच में भी नहीं, सेंटर में भी नहीं। मोटे आदमी की वजह से नब्ज़ें डूब गई, गुम हो गई कहीं। बड़ी दुश्वारी आती है कि मोटे आदमी का मिजाज क्या है। ये बात बिल्कुल वजह है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब तक इल्म पूरा नहीं होता मज़ा नहीं आता सबक याद करने का। ये देखिए कि एक कलाई है आपके पास और वो मोटी है, आपने एक बार उस मोटी कलाई को और उसकी हड्डी का आपस का वक्फा मालूम कर लेना है। यानी एक आदमी है, अगर उसका हाथ यहाँ है, अब मैंने उसको ऐसे प्रेस करके देखा कि ये हड्डी के साथ और इसका आपस में रास्ता क्या है। मिसाल दे रही हूँ, अब ये पाइप है, ये इसकी हड्डी है, ये जिल्द है, मैंने इसको ऐसे दबा के देखना है कि हड्डी के साथ इसको वक्फा कितना है। अब उसको आपस में 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने महसूस करना है कि आया
मोटे आदमी का शर्फ हाथ रखते ही नहीं होगा, उसको थोड़ा दबाना पड़ेगा, फिर उसका शर्फ होगा। ऐसे खड़ी रखनी है पूरे, ताकि आपको उसका दकीक होना, उसका बारीक होना पता लगे। चाहे आदमी मोटा होगा, अगर खुश्की है, अगर बादी चीज़ें हैं, तो उसकी नब्ज़ पतली ही मिलेगी। लेकिन अगर उसमें खुश्की नहीं है, वो मोटा किसी और वजह से है, तो फिर नब्ज़ कभी भी आपको पतली नहीं मिलेगी, बारीक आधे पोरे से धागे की तरह बारीक आपको नहीं मिलेगी। उम्मीद कर रही हूँ कि ये बात आपको समझ आई है। दूसरी बात ऐसे है, आज जो हमारा मेन टॉपिक ही है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि मोटा आदमी और पतला आदमी, या मोटापा चर्बी की वजह से है या गोश्त की वजह से, या वायाबादी जिस्म फूला हुआ है। बड़े मेरे पास ख़वातीन आती हैं, जब मैं उनकी नब्ज़ देखती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ भाई आप तो मोटी तो हैं, लेकिन आपके जिस्म में पानी भरा हुआ है। तो वो कहती है हाँ जी ऐसा है कि मेरे जिस्म में गिल्टियाँ सी बनी हुई है। या मरीज़ आता है और मैं कहती हूँ आपको फूला हुआ है, ताकत नहीं है जिस्म में। मरीज़ बताता है बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुछ असूल हैं, वो याद रख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये याद कर लें कि जो हार नब्ज़ है, किसी आदमी के जिस्म में गर्मी है तो उसकी नब्ज़ हमेशा हमें अजीम मिलेगी और कवी मिलेगी। जिस आदमी की नब्ज़ बारिद है या उसका अंदर मिजाज ठंड वाला है, उस मरीज़ की नब्ज़ सगीर बती मुतफावत होती है। अगर एक आदमी के अंदर रतूबत है, तरी का गलबा है, उसकी नब्ज़ अरीज़ होती है, चौड़ी होती है, और साथ साथ में मौजी नब्ज़ का अंदाज होता है। क्योंकि हरारत कल्बिया या कल्बिया दिल की ताकत तरी की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गई है और वो वक्फे वक्फे से लहरों की तरह मौजें पैदा कर रही है। इसी तरह जब याबिस अमराज है, वायाबादी का, गैस का, तेजाबियत का, तुरशी का, खुश्की का, सोदा का आपके पास मरीज़ आता है, तो इसकी नब्ज़ की खासियत यह है कि वो दकीक होती है, पतली होती है, और उसकी नाड़ें सुलभ होती है, सख्त होती हैं उसकी नाड़ें। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीज़ों को याद रखते हुए अब मोटे और पतले आदमी की तरफ आते हैं। एक आदमी जो मोटा है, सही है, हेल्दी आदमी है, भरा हुआ जिस्म है उसका, मोटापे का मतलब ज्यादती हो मोटापे की नहीं। एक आदमी बिल्कुल सूखा पतला है, एक उसके मुकाबले में सेहतमंद है। तो जो सेहतमंद आदमी होता है उसकी नब्ज़ें कवी होती है और सरी होती है। एक पतला आदमी, कमज़ोर आदमी, दुबला पतला लागर किस्म का आदमी, जो कुछ भी खा रहा है उसको लगता नहीं है जिस्म को, बीमारी कोई नहीं है, बस दुबला पतला है। आपको ये भी बात पता चलेगी कि बाज़ लोग हमारे पास बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और बाज़ पैदाइशी तौर पर ही उनको खाया पिया नहीं लगता, वो दुबले से होते हैं। इन लोगों की नब्ज़ का अंदाज़ कुछ यूँ होता है, नब्ज़ अजीम होती है और नब्ज़ कवी होती है। जैसे मैंने अभी हार के बयान में आपको बताया था कि नब्ज़ें आपकी कवी भी होती हैं और अजीम भी होती हैं। दुबले पतले आदमी की भी नब्ज़, जो पैदाइशी हो या फिर जिसको खाया पिया वो नहीं लगाता जिस्म को, आम मुहावरे में कहता है भी खाया पिया हलाल नहीं करता, तो वो आदमी अजीम और कवी नब्ज़ उसकी हुआ करती है। ठीक है, और एक आदमी जो मोटा है और वो गोश्त की वजह से है, वो खाता ज़्यादा है, उसमें गोश्त ज़्यादा है, उस आदमी की नब्ज़, याद रखिएगा कि उस आदमी की नब्ज़ जो मोटा है और वो मोटापा गोश्त की वजह से है, वो नब्ज़ अपनी कवी रखता है और नब्ज़ उसकी सरी होती है। पहले मैंने मोटे आदमी की बताई कि सगीर और सरी होती है, कवी नहीं होती। लेकिन इस आदमी की, जिसने अपने आप को पहलवानों वाला काम किया हुआ है, गोश्त बढ़ाया हुआ है, इस आदमी की नब्ज़ सरी भी होगी और कवी भी होगी। बड़ी आसानी है, मेरे पास पेशेंट आती हैं, मैं नब्ज़ चेक करके कहती हूँ भाई आपकी जिस्म में गोश्त बढ़ा हुआ है, बहुत खाते हैं आप लोग। जब मेरे पास चर्बी का कोई पेशेंट आता है, मोटा है मगर जिस्म में चर्बी मौजूद है, यहाँ ये याद रखिएगा कि नब्ज़ जो चर्बी की वजह से मोटापा हो गया है, नब्ज़ हमेशा बती मिलेगी, हमेशा अरीज़ मिलेगी, हमेशा वो नब्ज़ जो है वो सरी नहीं होगी। जो चर्बी वाला मरीज़ है उसकी नब्ज़ बती और मुतफावत के करीब करीब होती है, बती भी होती है, ज़ईफ़ भी होती है, ऐसे पतली पतली सी, नरम नरम सी महसूस होती है। तो फ़र्क आप लोगों को याद रहेगा। मोटे आदमी की नब्ज़ के लिए उसकी हड्डी और उसकी जल्द का आपस का मुवाजना कर लें, कभी भी नब्ज़ उसको हाथ छूते नहीं मिलेगी। अगर वो बती मरीज़ है,
अगर उसमें चर्बी की वजह से मोटापा है, वो आपको दबाने से ही मिलेगी, बती भी, ज़ईफ़ भी, मुतफावत भी। अगर उसको ये मोटापा गोश्त की वजह से है, ये नब्ज़ कवी होगी, मकाम हल्का सा दबा, मोटे आदमी का दबाएंगे तो वो उसका पहला मकाम होगा, फिर और दबाएंगे, फिर और दबाएंगे, और फिर बिल्कुल हड्डी के साथ लग जाएंगे। ये हम नॉर्मल आदमी की बात करते हैं कि हाथ रखते ही नब्ज़ मिल गई, मोटे आदमी का दबाना पड़ेगा, फिर उसका वो पहला मकाम होगा। बस फ़र्क ये रखिएगा कि हड्डी और उसकी जल्द को आपने एक बार दबा के उस सारे फासले को तय कर लेना है, फिर उसको इक्वल 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है, तो फिर इंशाल्लाह से मोटे आदमी की नब्ज़ भी आपको मिलेगी। हाँ, ये याद रखिएगा कि जब दकीक नब्ज़ है, सुलभ जल्द है, वायाबादी से पुर है, बेशक वो आदमी मोटा है, आपको हाथ रखते ही मोटे आदमी की नब्ज़ मिल जाएगी। अगर ये नहीं है फिर आप दबाएं, फिर देखेंगे कहीं सगीर और कमी है, कहीं बती और मुतफावत है। तो ये सारे हालात जो है वो चर्बी और मोटापे के हैं। चर्बी वाले पेशेंट ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होते हैं, हैज़ की ख़राबी की वजह से, या बच्चों को जल्द बंद करवा देती हैं, या किसी की बेचारी का पित्ता निकल जाता है, या फिर कहीं किसी को शुगर हो गया, बैठे बैठे कोई दवाइयाँ इतनी खा ली कि वो रिएक्शन कर गई, जिस्म में चर्बी, पानी और हवा का सा एहसास महसूस हो रहा है, जैसे ऐसे पोला पोला सा जिस्म। इन ख़वातीन की नब्ज़ हमेशा आपको बती मिलती है, मकाम तीसरा चौथा हुआ करता है, और ऐसे ज़ईफ़ सी मुतफावत सी होती है। ऐसे मरीज़ों को कल्ब की ताकत देनी है और चर्बी काटनी है। चर्बी हमेशा तुरशी से कटती है, ठीक है, हमेशा चर्बी तुरशी से कटेगी, वहाँ ये दे दें। अगर कोई मोटा आदमी जैसे गोश्त बड़ा हुआ है, नब्ज़ सरी भी मिल रही है, कभी भी मिल रही है, यहाँ इसको देना हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, या फिर मलट्ठी के कावे और देसी घी का इस्तेमाल, ये मरीज़ का गोश्त वगैरह डाइल्यूट हो जाएगा। इसी तरह सरी नब्ज़ है और अच्छी खासी ज़ईफ़ भी हो रही है, आपको कभी नहीं मिल रही है, वो सगीर नब्ज़ है और सरी है, तो यहाँ पे भी जिस्म अगर मोटा है तो यहाँ आपने हमेशा ये याद रखना है कि दकीक सुलभ सरी हवा की वजह से होती, खुश्की की वजह से होती, बती मुतफावत ज़ईफ़ रतूबत की ज़्यादती की वजह से होती है, ठीक है। तो जहाँ पर रतूबत हो वहाँ बताया करती हूँ मैं, जहाँ तरी हो वहाँ खुश्की दे दें, जहाँ खुश्की हो वहाँ तरी दे दें। ये कुल्ली असूल है, ये तिब्ब कदीम हमें बता रही है। तिब्ब कदीम में इलाज यही होता था, इसी तरह होता था कि खुश्की को खुश्की से नहीं, खुश्की को गर्मी से नहीं, बल्कि खुश्की को नमी से, मॉइस्चराइज़र से, तरी से काटा जाता था। ये नब्ज़ें एक दूसरे की ज़िद इसीलिए हैं ताकि हम लोग जान सकें, बाद में आने वाले शागिर्द जी जान सकें कि सर्दी का इलाज कहाँ करना है। अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत नसीब करे, अल्लाह ताला मेरी मदद करे। यकीनन ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तिब्ब साबिर के तमाम तर मामलात को बग़ैर हिम्मत हारे आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये अल्लाह का ही करम होगा कि अगर मैं हर चीज़, हर बात किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मतब पर, हमारे क्लिनिक्स पर रौनकें आबाद कर दे। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जब हम इलाज बिल ग़िज़ा के हामी लोग, जब हम नब्ज़ शनास लोग बड़ी बड़ी रिपोर्टों को छोड़ करके मरीज़ को वो बता रहे होंगे कि ये बीमारी हो गई है, होने वाली है या हो जाएगी, और मरीज़ यकीन भी करेंगे। हमें अपना मुताला बढ़ाना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत करते हैं तो सिला ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।